अच्छा जी, व्हाट इज विटामिन डी बच्चों? इसका क्या फंक्शन था? कैल्शियम की रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है, थ्रू एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अच्छा जी, तो ये भी स्टीरॉयड इन नेचर है। वन इसकी बेसिकली आप सिंथेसिस देख लो। जब भी यूवी लाइट पड़ती है तो इसमें आपके पास है 7 डिहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल इज कन्वर्टेड इनटू कोलीकैल्सिफेरॉल इन स्किन, एपिडर्मिस और डर्मिस। फिर ये लिवर में जाएगा कोलीकैल्सिफेरॉल, दैट इज इधर इसकी 25 हाइड्रोक्सिलेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ 25 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये कौन सी, जिसे आप कैल्सी डाइओल कहते हो, डाइओल। तो बेसिकली क्लिनिकल असेसमेंट करने हैं ना अगर आपने विटामिन डी के लेवल्स, तो ये होगा, ठीक है। अब इधर भी क्वेश्चन चलो पहले फॉर्म कर लो। फिर इसके बाद क्या होगा कि किडनी के अंदर जाके इसकी 1 हाइड्रोक्सिलेशन होगी 1 ग्रुप पे। ये एमसीक्यू पूछा, 1 हाइड्रोक्सिलेशन अकर्स एट, तो दिस इज आपके पास किडनी में। और एक्टिव फॉर्म जोन सी है, एक्टिव फॉर्म, ठीक है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी दैट इज अकरिंग इन आपके किडनी, 1 हाइड्रोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोक्सिलेज। तो अगर ये आपकी रेगुलेशन करेगा तो इसकी वजह से फिर क्या होगा मुझे बताओ, इसके डायरेक्ट इफेक्ट क्या और इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे हैं विटामिन डी के? इंटेस्टाइन्स पे, किडनी पे, बोन पे। क्या मैडम क्वेश्चन नहीं विटामिन डी के डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे है और इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे है? किडनी पे डायरेक्ट है या बोन पे डायरेक्ट है और इंटेस्टाइन्स पे इनडायरेक्ट है, बताओ किस तरह? इंटेस्टाइन के साथ डायरेक्ट है ना मैडम? वो पीटीएच है मैम, वो इनडायरेक्टली विटामिन किसका है? डी के पीटीएच के साथ है एक मैडम। अच्छा जी देखो, वो इनडायरेक्टली जो है वो विटामिन डी को ज्यादा करके फिर विटामिन डी के जरिए से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ज्यादा करती है। ठीक है, तो विटामिन डी पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन्स पे, ये कह रहे हो डॉक्टर का, डॉक्टर उसामा? हाँ जी, विटामिन वो पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को ज्यादा करता है, जिसकी वजह से विटामिन डी अब्जॉर्प्शन करती है कैल्शियम की इंटेस्टाइन से। अच्छा ओके, चलो ये ना है विटामिन डी इफेक्ट ऑन बोन कैन बी डायरेक्ट थ्रू इट्स एक्शन ऑन बोन सेल्स और इनडायरेक्ट बाय रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स, ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन किडनी एंड गट, ठीक है। ये मैं भेज देती हूँ, लेकिन खैर होगा उसी से। लेकिन अगर विटामिन डी का भी पूछे तो आपका इसी तरह बोन पे डायरेक्ट और किडनी और उस पे इनडायरेक्ट। चलें ओके, डॉक्टर उसामा के माइक के पीछे से आज शोर पड़ा रहा है। अच्छा चलो, विटामिन डी की भी ना, जिस तरह आपके विटामिन ए है तो 3 फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी होती हैं? बल्कि नहीं, बल्कि कैल्शियम को 3 हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से हैं विटामिन और जो भी हार्मोन कर लो। नंबर 1, कैल्शियम को कैल्सिटोनिन होता है। कैल्सिटोनिन, हम्म विटामिन डी है हम्म और पीटीएच है। जी जी, डॉक्टर साहब आप भी बोल दें। उन्होंने कह दिया वही है सारे, कैल्सिटोनिन वही है, सारा, पैराथायरॉइड है। हाँ जी। लास्ट बैच में ना फीमेल डोमिनेंसी थी इस बैच में मेल डोमिनेंसी है, चलो ओके। अच्छा चलो, अब हमारे पास आ जाता है बच्चों एंडोजिनस सोर्स ऑफ, अच्छा ये हमने इसकी कैल्शियम की रेगुलेशन देख ली, अभी हम देखते हैं कि किस तरह करेगा, विटामिन डी कैसे करेगा, पैराथायरॉइड कैसे करेगा और कैल्सिटोनिन कैसे करेगा, ठीक है। अच्छा हमारे पास ये सारी हमने कन्वर्जन कर ली, एक्टिव फॉर्मेशन कर ली उसकी, ठीक है। डाइट में 2 चीजें, एक प्लांट सोर्स होता है, एक एनिमल सोर्स होता है। विटामिन ए का प्लांट सोर्स कौन सा था? कैरेट वाला? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, कैरेट्स होते हैं, नहीं वो प्लांट तो ठीक बेस्ड है, जो होता है। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा ठीक है। कैरोटीन। हाँ जी, और एनिमल सोर्स कौन सा था? लिवर, एग्स, नो 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 डॉक्टर साहब, ठीक है, वो फॉर्म बताओ मुझे, रेटिनॉल था, रेटिनॉल था? रेटिनॉल। हाँ जी, सेम है आपके पास जब ये आएगा विटामिन डी का, तो दैट इज आपके पास एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स इज द D2 एंड एनिमल सोर्स इज D3, ठीक है, कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एर्गोकैल्सिफेरॉल इज D2 एंड कोलिकैल्सिफेरॉल इज D3। एर्गोकैल्सिफेरॉल का एक एमसीक्यू आता है, क्या होता है वो? ऑस्टियोपोरोटिक फीमेल्स को देते हैं ये शाबाश, अल्गोकैल्सिफेरॉल। ओल्ड एज वीमेन है, ठीक है। आज पिछले एग्जाम में एर्गोकैल्सिफेरॉल के अलावा भी कोई ड्रग दिया हुआ था ना, डॉक्टर जाकिर ने शायद बताया था वो एक।
मेनोपॉज वाली विमेन है आपके पास आई है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो कौन सा ड्रग था वो? क्या मैडम? ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन है आपके पास आई है और एलिंड्रोनेट। मेनोपॉज। हाँ, एलिंड्रोनेट का जो है, एलिंड्रोनेट। लेंड्रोनेट, ओके। नहीं, एलेंड्रोनेट। हाँ जी, ALEANDRO जो। लेंड्रोनेट, ठीक है। ये 2 एमसीक्यूज आते हैं, मेनोपॉजल के साथ ओल्ड एज, ये इस दफा का था करंट, ठीक है। अच्छा, फाउंड इन प्लांट्स कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 फाउंड इन एनिमल टिश्यू, ठीक है। अगर इसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी वो करने की। हाइड्रोक्सिलेशन भी मैंने बता दी। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन? पहले मुझे बताओ पैराथायराइड ग्लैंड किधर पड़ा होता है? ये पोस्टीरियर सरफेस आपके पास थायराइड की। सुपीरियर एंड इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। ये अब इसका काम क्या है? ये बेसिकली इसको कहते हो आप कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करेगा और फॉस्फेट को फ्लश करेगा, ठीक है। इसको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाएगा और इसको एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है। इस तरह ये कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। जी, मुझे कोई ब्रीफ कर दें पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन के एक्शन को, फिर मैं बताती हूँ। कोई एक बच्चा। डॉक्टर उसामा ने तो भी इंटेस्टाइन्स का बताया था। जी, पैराथायराइड हार्मोन मैडम नॉर्मली जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है, जबकि फॉस्फेट को डिक्रीज करवाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ और डिफरेंट वो पैथोलॉजी है कि उसकी तरफ हम जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि प्राइमरी हो, प्राइमरी थायराइड में कोई मसला हो, सेकेंडरी हो तो वो, या टर्शियरी हो, CKD के साथ जो रिलेशन है सेकेंडरी और टर्शियरी का। अब पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज तो कैल्शियम को करवाता है, दूसरा जो है फॉस्फेट को कम करवाएगा। अब कि इसके साथ कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन जो है एक तरफ तो हम एक मार्कर के थ्रू इसको कंसिडर करते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा के साथ। दूसरा कैल्सिटोनिन जो है वो जब कैल्शियम इंक्रीज होगा तो वो डिपॉजिट करवाता है ना कैल्शियम को वापस। वो रीड्रॉप कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, पैराथायराइड हार्मोन के ऑपोजिट। जी, हाँ, जिसका ऑपोजिट होगा। और वो दूसरा क्या बताया? क्या? विटामिन डी। एक विटामिन डी का तो ये है कि ये पूरे प्रोसेस से गुजरता है कि मतलब स्किन से लीवर फिर किडनी में डिफरेंट डिफरेंट 25 और 1 हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में फिर ये होती है। और कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है उधर इंटेस्टाइन से भी। और इसके अलावा और क्या किडनी से करवाता है ना मैडम? हाँ जी, कैल्शियम ब्लड से। इंक्रीज करवाता है बोन से, इसके अलावा इंटेस्टाइन से भी और किडनी से भी। किडनी से भी, ठीक है। तो चलें, ये हो गया हमारे पास। अभी वही बात आ जाती है, सारे हार्मोन्स कर लिए। पैराथायराइड हार्मोन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी मेन पैराथायराइड, सेकेंडरी आपका वही किडनी की पैराथायराइड, कोई ट्यूमर वगैरह, ठीक है। तो प्राइमरी में आपके पास क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन हार्मोन का काम है कैल्शियम को रिअब्सॉर्ब करा के ब्लड में उसको सर्कुलेट कराना, ठीक है, बोन से। फिर फॉस्फेट को फ्लश कराना, मतलब बॉडी से निकालना, ठीक है, थ्रू एक्सक्रीशन। और इसमें क्या होगा, ये जो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, सेकेंडरी टर्शियरी हम हाइपरपैराथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है प्राइमरी में, फॉस्फेट कम होता है और पैराथायराइड ज्यादा होता है। सेकेंडरी में अक्सर कुछ नहीं देते, अपर लिमिट में कैल्शियम दे देते हैं, सॉरी प्राइमरी की बात कर रही हूँ, उसमें अपर लिमिट में कैल्शियम दे देते हैं और लोअर लिमिट पे आपको ऑल मतलब 9 के करीब, 9-10 के करीब कैल्शियम दे देता है। और फॉस्फेट लोअर लिमिट पे देगा और पूछेगा क्या है, दैट इज प्राइमरी। आप किडनी का सारा केस देगा और उसमें आपके पास पैराथायराइड हार्मोन के फीचर्स पूछ के कहेगा कि क्या होगा, दैट इज सेकेंडरी। उसमें कैल्शियम कम दिया होता है, फॉस्फेट ज्यादा। टर्शियरी एज सच वो पूछता नहीं है। कैल्सिटोनिन मेडलरी कार्सिनोमा थायराइड, ठीक है। थायराइड के 4 टाइप के हैं, फॉलिकुलर,
हाँ, पेप्लरी, मेडलरी और एक एनाप्लास्टिक था, ठीक है? तो मेडलरी टाइप में जो आपके पास मार्कर है दैट इज़ कैल्सिटोनिन, दैट एक्ट्स ऑपोजिट ऑफ पैराथायरॉइड। अगर ये रीअब्सॉर्ब कराते हैं कैल्शियम को बोन से तो ये डिपॉज़िट कराते हैं। ये पेजेट्स डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में वो करता है, ठीक है? इसकी ट्रीटमेंट है पेजेट्स की और पैरा फॉलिकुलर सेल्स से रिलीज़ हो रहा होता है। चौथी आ गई तीसरा आ गया विटामिन डी जो रेगुलेट करे कैल्शियम को, वो सारा पाथवे आप लोगों को बता दिया। क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है तो ये भी ट्रांसक्रिप्शन से सारा एक्ट करेगा। अब आगे देख लेते हैं हम डॉक्टर साकिब माइक बंद करना। अच्छा, विटामिन डी क्या करते हैं? मेंटेन करता है एडिक्वेट प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है? इंक्रीज अपटेक ऑफ कैल्शियम बाय इंटेस्टाइन्स, ठीक है? मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ कैल्शियम बाय किडनी बाय इंक्रीजिंग रीअब्सॉर्प्शन, स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन व्हेन ब्लड कैल्शियम इज लो, ठीक है? इफेक्ट तो इसका स्टिमुलस क्या हो गया फिर? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। अगर पहले ही ज्यादा है तो फिर उसे क्या जरूरत है? ठीक है, तो जब वो आपके पास स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बोन व्हेन ब्लड कैल्शियम, अब मसला यहाँ पे है, भूल जाते हैं कि कहाँ का लेवल ज़्यादा मतलब कम होगा। अगर तो कैल्शियम लेवल आपका ब्लड के अंदर लो है क्योंकि रीअब्सॉर्ब करने करके इसने ब्लड मिलाना है तो आपका ये एक्टिवेट होगा डी, ये रीअब्सॉर्ब करेगा बोन से और फिर कैल्शियम लेवल आपके उधर ज़्यादा करेगा ब्लड के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद समझने वाली बातें हैं, छोटी-छोटी बातें उधर कन्फ्यूज़ करते हैं, ख़ास करके जो बिल्कुल न्यू हैं कि ब्लड के अंदर उसने लेवल ज़्यादा करने रीअब्सॉर्ब करके विटामिन डी ने। एज़ अ रिज़ल्ट कैल्शियम अपटेक इन इज़ एनहांस्ड बाय इंक्रीज़ सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज़ कैलबिंडिन। तो कैलबाइंडिन जोन-सा ना ये देखो, ये अब हम पिक्चर्स ध्यान से नहीं देखते और सब पिक्चर से देता है वो, कि ये जो सारा मैकेनिज़्म है कैल्शियम को ब्लड के अंदर ज़्यादा करने का दैट इज़ बाय ये बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, ठीक है, टू प्रोटीन्स दैट आर कैलबाइंडिन। तो ये बेसिकली फिर कैल्शियम के अपटेक को हेल्प आउट करता है, ओके, इन द ब्लड। तो इट एनहांस बाय इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैलबाइंडिन, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। अच्छा, इफेक्ट ऑफ विटामिन डी इन बोन मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट ऑफ, ये सारा कुछ हमने कर लिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये देखो हमारे पास हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन वगैरह वो सारी चीज़ें होगी, ठीक है? आपके पास एड्रीनल्स वगैरह से रिलीज करवाया इसने, ठीक है? मुझे बताओ कि ये जो सॉरी एड्रीनल्स कह रही हूँ आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड से, पैराथायरॉयड ग्लैंड का पिट्यूटरी के साथ क्या इफेक्ट है? क्यों इसने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बनाया हुआ इधर? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन होता है कि नहीं होता? हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर्स और पिट्यूटरी से सारे आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहते हैं, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी में पैराथायरॉयड ऐसा सच मेंशन नहीं है, मगर आपके पास जो थायराइड के पीछे थायराइड की स्टिमुलेशन जब होती है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स के साथ तो वहां पे आपके पास पैराथायरॉयड का इसलिए मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, डॉक्टर उसामा आपका नहीं था, इसका था, डॉक्टर जाकिर का था। अच्छा चलो, ये सारा मैकेनिज्म है, एक ये चीज़ थी। बोन के अंदर किस तरह होता है? तो बोन के अंदर आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट है, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? हम कहते हैं कि जी वो ऑस्टियोब्लास्ट तो आपकी बोन की स्ट्रेंथनिंग, डेपोजिशन करा रहा है, ठीक है? रीमॉडलिंग में आपके पास 2 चीज़ें हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, दोनों की नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही होती है। ऑस्टियोक्लास्ट आर द बोन ईटिंग सेल्स एंड ब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो पैराथायरॉयड हार्मोन ने, ये पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं उन ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट करता है बोन की प्रोलिफरेशन, ठीक है? ये देखो, ये बेसिकली आपके अंदर कोलेजन और मिनरल्स, कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन करा रहा है ब्लास्ट, ठीक है? अब इसके ऊपर एक और आपके पास है रैंक एल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? बाइंडिंग साइट होती है जो कि ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर रैंक बाइंडिंग साइट है, ये दोनों मिलेंगे और ये फिर ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे और ऑस्टियोक्लास्ट फिर बोन ईटिंग करेगी, ठीक है? बोन रीअब्जॉर्प्शन जिसमें आपके पास कैल्शियम और फॉस्फेट का अपटेक, ये देखो, ठीक है? इस तरह से बेसिकली, तो डायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली थ्रू ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि ये रैंक एल को कौन इनहिबिट कर रहा है? ओपीजी, ठीक है? ये कुछ रिसेप्टर्स टाइप के होते हैं जो कि ओपीजी जो रैंक एल को, अगर आपको रीअब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए तो फिर कौन इसको इनहिबिट करेगा? ओपीजी। ये छोटे-छोटे एमसीक्यूज वो उठा रहे हैं। रैंक एल कहाँ पे है? रैंक कहाँ पे है? ओपीजी किसको कर रहा है इनहिबिट? तो ओपीजी इज इनहिबिटिंग रैंक एल। लेकिन जब आपको रिजॉर्प्शन चाहिए तो ऑस्टियोक्लास्ट पे रिसेप्टर बाइंड आके रैंक एल को बाइंड करेगा जो कि आपके पास प्रेजेंट है ऑन ऑस्टियोब्लास्ट और फिर ये आपके पास सारी की सारी इधर, हाँ इधर फिर ये
HCl को, ठीक है, रिलीज कराता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके भी कुछ इनहिबिशन और एक्टिवेशन है, वो हम करेंगे अपना उसमें क्या कहते हैं जब हम बोन करेंगे, ठीक है। फिर किडनी के ऊपर जब करता है तो किडनी के ऊपर ये PCT के ऊपर और DCT, दो चीजें। PCT के ऊपर कौन इफेक्ट कर रहा है बच्चों? 125 OH विटामिन डी, ठीक है, और यहाँ से कैल्शियम की रिब्जॉर्प्शन कर रहा है। और DCT भी बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन इफेक्ट करके, तो यहाँ से कैल्शियम की रिब्जॉर्प्शन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PCT पे 125 है और DCT पे आपके पास पैराथायराइड हार्मोन है, ठीक है। किडनी भी हो गया मेन, और लिवर भी हो गया, और सब कुछ हो गया। चलो विटामिन ए हो गया बच्चों। अब विटामिन, सॉरी, डी, इसमें फैटी फिश है, लिवर है, एग यॉक है। 1 to 70 ईयर 15 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, 20 मिलीग्राम पर डे तक आप ले सकते हो। ब्रेस्ट मिल्क में अब क्या क्या नहीं है, इस दफा इसने MCQs पूछे हुए थे, ब्रेस्ट मिल्क में क्या या मिल्क में ओवरऑल क्या डेफिशिएंसीज हैं। तो रिच इन विटामिन A, B2 एंड पुअर इन विटामिन C एंड K, ठीक है। तो ये सी वाला MCQ इस दफा इसने पूछा हुआ था कि मिल्क के अंदर क्या डेफिशिएंट है, C और K। अच्छा, इसके बाद रिच क्या है? IgA, ठीक है, सिक्रीशंस के अंदर। अच्छा, ह्यूमन लेस मिनरल्स देन काउ, ठीक है, रिच इन कैल्शियम फॉस्फेट पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और बहुत मिनिमल अमाउंट है आपके पास अमोनिया सोडियम एंड मैग्नीशियम का। बहुत मिल्क पुअर इन आयरन कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर आयरन और कॉपर नहीं होंगे। अब आयरन देख लेना किस फॉर्म में है, इट्स फेरस फॉर्म या फेरिक फॉर्म। अगला क्वेश्चन उसने अगली दफा ये नहीं पूछना, इतने डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि आयरन कम होगा क्या, ये वो पूछ रहा है आजकल कि अगर कम है तो कौन सी फॉर्म कम है, फेरिक फॉर्म कम होगी या फेरस फॉर्म कम होगी। हाँ जी बच्चों। तो बॉडी में बनती है ना मैडम? क्या डॉक्टर साहब? फेरस जो होती है वो बॉडी में बनती है, रेडिली तो जो आउटसाइड रीअब्सॉर्ब। सोर्स होगी वो। हाँ जी। मिल्क इज इंडीड लो इन फेरस एंड फॉलिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया, ठीक है, तो फेरस फॉर्म कम होगी इसकी। अच्छा, रिच हो गया विटामिन A, B2 और पुअर हो गया C के। और इधर इंपॉर्टेंट था ये देखो, ब्रेस्ट मिल्क में आपके पास कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज है, ठीक है, और जबकि काउ मिल्क में लैक्टोज कम है, बल्कि आपके पास हाँ, ये लैक्टोज का था और IgA, ठीक है, ये दोनों चीजें मिल्क के अंदर है। मैटरनल मिल्क इम्यूनिटी के लिए IgA, लैक्टोफेरिन और लाइसोजाइम्स, ठीक है, बस। ओके। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों में क्या फ़र्क है? रिकेट्स इज इन बच्चों, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया इज इन एडल्ट, ठीक है। और आपके पास ये अगर नहीं होता, लेट्स सपोज, तो इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन होगी, सॉफ्ट प्लाएबल बोन्स होंगी। ऑस्टियोमलेशिया, अब दो चीज़ें होती है बच्चों आपके पास रिकेट्स के अंदर, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन मैट्रिक्स ऑफ बोन बट इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन, ठीक है, मैट्रिक्स बन रहा है मगर मिनरलाइजेशन का डिफेक्ट है बच्चों के अंदर। जबकि एडल्ट्स के अंदर दैट इज ऑस्टियोमलेशिया, डीमिनरलाइजेशन जो पहले की पड़ी हुई बोन है, ठीक है, उसकी आपकी डीमिनरलाइजेशन हो रही है, उसमें मिनरलाइजेशन नहीं हो रही, और बड़ों में डीमिनरलाइजेशन हो रही है। ये दोनों में फर्क है आपका। विटामिन डी और विटामिन जो बच्चों में डेफिशिएंट है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में, मिनरलाइजेशन कौन कर रहा है? विटामिन डी जोन सा था, वो बेसिकली बोन की क्या कर रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं। और मिनरलाइजेशन के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट की जरूरी है डेपोजिशन की, तो उसमें डेपोजिशन नहीं हो रही। और ऑस्टियोमलेशिया में जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है वो रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये बेसिकली है, ठीक है। अच्छा, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में क्या आपके पास कि ये इंक्रीज करेगा रिटेंशन ऑफ फॉस्फेट, इसके अंदर लो ब्लड कैल्शियम होगा, ठीक है, दैट कॉजेज राइज इन पैराथायराइड हार्मोन और रीनल के अंदर। तो मैंने आगे बताया सेकेंडरी टाइप हाइपर पैराथायराइडिज्म, जिसमें कैल्शियम लो और फॉस्फेट ज़्यादा होते हैं। इसमें आप ट्रीटमेंट क्या दोगे? सप्लीमेंटेशन विद कैल्सी ट्रायोल। कैल्सी ट्रायोल कौन सी फॉर्म थी बच्चों? एनिमल से है, प्लांट से है, किधर से है? एर्गो कैल्सीफेरॉल था और दूसरा कौन सा था? कोली कैल्सीफेरॉल। कैल्सी ट्रायोल कौन सी फॉर्म है? इसका दूसरा नाम क्या है?
आवाज आ रही है? कैल्सिट्रायोल मतलब ये विटामिन D3 जो है इसका। हाँ D3, ठीक है। फॉर्म कौन सी है? D3। दैट इज आपके पास एक्टिव फॉर्म, ठीक है। दैट इज आपके पास 125 स्टोर डाईहाइड्रोक्सी फॉर्म में कैल्सिफेरॉल जी। एक ये स्टोर फॉर्म में होती है ना? एक्टिव फॉर्म है, स्टोर फॉर्म और नॉट? मैडम एक्टिव फॉर्म में लीवर में होगी, स्टोर फॉर्म में, और लीवर से फिर एक्टिव फॉर्म में भी जाती है 125 D3 कैल्सिट्रायोल, ये फर्स्ट एड में लिखा 125 है। है ना, 125 एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म तो यूटिलाइज करेगी, स्टोर तो नहीं करेगी। 25 जो है वो स्टोर करती है और 125 एक्टिव है। हाँ ये बोलो ना आप, 125 मुझे लगा कह रहे हो। वो 25 जो लिवर में, दैट इज स्टोर फॉर्म। जब भी बॉडी को एक्टिवेट करना है या यूज करना है तो वो उसको कन्वर्ट करेगा 125 में, और वो फिर यूज होगी, ठीक है। चलो ओके। तो ये आपके पास 125 पॉलीकैल्सिफेरॉल है। अच्छा चलो, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अगर ये कम हो जाएगा तो बेसिकली फिर क्या होगा? वो सारा जो कैल्शियम की आपकी सारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी उसको जेन में रखते हुए, लैक ऑफ पैराथायरॉयड कॉज हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपर फॉस्फेटेमिया, क्योंकि ये आपको कैल्शियम रीअब्सॉर्ब कर रहा था और पोटेशियम फॉस्फेट को बाहर फ्लश कर रहा था, तो इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया डेवलप करेगा। तो हाइपोकैल्सीमिया में बेसिकली क्या होता है आपके पास कि कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं जिसके अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन विद रेस्ट होगा, ठीक है। दैट इज आपके पास टेटनी और कॉन्ट्रैक्शन। टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या फर्क है? एक होती है एक टेटनी, एक होती है कंटिन्यूज होते हैं और हम्म एक एपिसोडिक होते हैं। हम्म टेटनी जो होती है वो एपिसोडिक होती है, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो कंटिन्यूज होती है। ओके। Tetany is a state of sustained muscle contraction with intermittent period of relaxation, ठीक है। जबकि टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में आपके पास कॉन्टिन्यूस रहेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये दो एमसीक्यूज आते हैं, व्हाट इज टेटनी एंड व्हाट इज टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? टेटनी मतलब आपके पास आया कॉन्ट्रैक्शन फेज, थोड़ा सा रिलैक्स आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर रिलैक्सेशन आया। दिस इज टेटनी कॉज बाय हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा, इसमें आपके पास हो जाएगा क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, डिक्रीज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स, इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। इसके अलावा सिस्टोलिक अरेस्ट, ये वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे कि हाइपरकैल्सीमिया कर रही हैं कैल्सी, अभी क्योंकि न्यू बैच है ना तो इन्हें सब मतलब अब्सॉर्ब नहीं होगा। यूजली और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज। हाइपोकैल्सीमिया में बेसिकली क्या कॉजेज हैं आपके पास? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो भी हमने पढ़ा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी या इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिसऑर्डर अफेक्टिंग एसिड बेस बैलेंस, ये सब चीज़ें आपके पास करेंगी सिम्टम्स, दैट इज अपना टेटनी वेटनी और सब। इसमें क्या होता है? नमनेस अराउंड माउथ, पेनफुल मसल क्रैम्प्स, पैरेस्थीजिया। अब पैरेस्थीजिया B12 के साथ भी होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ भी है। लेरेंगोस्पाज्म, कैल्शियम आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, स्पाज्म हो जाएगा, लेरेंजियल स्ट्राइडर वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है लेरेंगोस्पाज्म। वॉमिटिंग, सीजर्स, ठीक है। कार्डियक फंक्शन को कम, एरिथमियाज के साथ भी आता है। हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम लेवल आर लेस देन, माइल्ड में 8.5, ठीक है। आयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड एक एमसीक्यू है उसमें, उसने कैल्शियम भी दिया हुआ है, सीरम आयोनाइज्ड कैल्शियम भी दिया हुआ है कम, ठीक है। और साथ में सारे फीचर्स दिए हुए, कहते हैं कि इसको क्या है, तो उसको प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के साथ वो एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या करोगे? ये आयोनाइज्ड कैल्शियम और टोटल कैल्शियम के साथ करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजीज और रीनल कॉज को करोगे एबीजीज की वजह से, ठीक है। ईसीजी वगैरह करोगे तो उसमें आपके पास प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, क्यूट होता है अपना ये जो अपना कैल्शियम है, लंबा क्यूट, ठीक है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। अच्छा, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ट्रीटमेंट, तो अभी हम वो ट्रीटमेंट करते हैं, 1 मिनट। इसके बाद आपके पास बच्चों होता क्या है? दो चीज़ें हैं। एक तो आप ये फेशियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में जब उसको करते हो ना, मतलब लाइक उसको टच करते हो या मारते हो, स्ट्रोक करते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो क्या साइन होता है उसका? दैट इज स्पैज्म। उस स्पैज्म को क्या कहते हो? कौन सा साइन है वो? चॉपस्टिक साइन, ठीक है। ये फेशियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में, ये देखो
ठीक है, 5 डिस्ट्रीब्यूशन फेशियल की, ऑफ्थेल्मिक, फिर मैक्सिलरी, ये वो जो माउथ वाली है, ठीक है, फिर इधर नेक, ये सारा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास होगा। चॉपस्टिक साइन पॉजिटिव, टैपिंग द फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द ईयर कॉज ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स। फिर दूसरा ट्रोजियर साइंस, इसकी वजह से क्या, जब आप इधर सस्टेन प्रेशर डालते हो ना, 5 मिनट्स ऑलमोस्ट कर लो, तो इसकी वजह से एबडक्शन, एडक्शन ऑफ द थंब, ठीक है, ये देखो, एडक्शन ऑफ द थंब, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ठीक है, ये फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन मींस कम एंगल होना, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स, ये जो फेलिंक्स, इन फेलिंक्स के दरमियान का जॉइंट है, उसमें आपके पास एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, ठीक है, ये वाला जो साइन है, ये आपके पास है ट्रूजियर साइन। ये सारी मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। ये आपका हाइपोकैल्सीमिया के साथ है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, जब आपके पास हाइपोपैराथायरॉयडिज्म आ गया, तो दैट इज कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या कैल्सिट्रायोल के साथ। टॉक्सिसिटी के साथ क्या है कि मोर देन 100,000, वो 500,000 था, ठीक है, पर वीक या मंथ, ठीक है, इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, थर्स्ट और स्टूपर आ जाएगा। चलो ये कंप्लीट हो गया। आपको एक बच्चा जल्दी से रिपीट कर दे विटामिन डी। जी बच्चों, ये आपका फर्स्ट स्टेट से है, ठीक है, ये वाला सेम वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर सामा, डॉक्टर जीशान, डॉक्टर तलहा। हाँ जी मैडम, मेरा बीच में वो चला कोई गया बात था इंटरनेट, नहीं। और जो मैंने लिखा है ना वो कि वही बता दो। विटामिन डी का अर्गोकेल्सिफेरॉल D2 प्लांट सोर्स से है, हम्म कोलिकेल्सिफेरॉल जो है D3 मिल्क और सन एक्सपोज स्किन के साथ इसका है। हम्म 25 हाइड्रोक्सी D3 जो है वो स्टोर फॉर्म में होती है, और ये जो 125 डाई हाइड्रोक्सी है ये एक्टिव फॉर्म है। हम्म एक्टिवेशन विटामिन डी की ये होती है कि 7 डाई हाइड्रोकोलिकल 7 डाई हाइड्रोकोलेस्टेरॉल जो होती है अंडर हम्म अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन में एक्टिवेट होती है, और फिर कोलिकैल्सिफेरॉल 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लीवर में इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर 25 हाइड्रोक्सिलेशन जाके आके कोलिकैल्सिफेरॉल 1 हाइड्रोक्सिलेशन इसकी किडनी में होती है अंडर एक्शन ऑफ पीटीएच विद इंक्रीज साइक्लिक एमपी, और फिर अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज स्टिमुलेट होके एक्टिव फॉर्म 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनाता है। हम्म काजेज में इसके कुछ चीज़ों के, या तो प्राइमरीली अगर इंटेक डिक्रीज हो डाइटरी, या फैट मेल एब्जॉर्प्शन के साथ भी विटामिन डी का है। इसके अलावा सन एक्सपोजर जो जिन लोगों का कम हो, और लीवर फेलियर, जो लीवर और रिनल फेलियर, इसमें से रिनल फेलियर सबसे मोस्ट कॉमन काज है विटामिन डी डिफिशिएंसी के लिए। ठीक हो गया। फिर और इसके, बेसिकली हाँ जी जी मैडम, करो 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 करो। फंक्शन में यूँ है कि इस एज ए इंजेक्शन हम इसको प्रोवाइड करते हैं। हम्म ये जो कि या तो ओरली या इंट्रामस्कुलर, आई थिंक इंट्रामस्कुलर है, या ओरली लेते हैं। हम्म डिपोजिशन इसकी कैल्शियम और फॉस्फेट का, ये कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन करवाता है, और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि है बोन मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस की न्यू बोन में इंक्रीज करवाता है। हम्म एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का करवाएगा जीआईटी से और हम्म फॉस्फेट के साथ, हम्म और एब्जॉर्प्शन कैल्शियम और फॉस्फेट किडनी से भी करवाता है। इसके अलावा ओल्ड बोन के जो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड बोन जो है इंक्रीज रिलीज ऑफ कैल्शियम, ये सेंटेंस मैंने लिखा है लेकिन खुद में इसका मुझे कॉन्सेप्ट इसका भूल गया हूँ मैडम। किसका और के ओल्ड। एक हम्म ओल्ड बोन के साथ इसका कुछ रिलेशन है, सही सही। और डिफिशिएंसी हो तो हाई कैल्सीमिया और हाई फॉस्फेटीमिया की तरफ जाएगा। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया
और किड्स चिल्ड्रन में और सिमुलेशन एडल्ट में अगर टॉक्सिसिटी हो मैडम इसका ना तो ये हॉजकिन लिम्फोमा भी करवा सकता है, सर्कोइडोसिस के साथ भी इसकी इंक्रीज होती है, करवा सकता है कि हॉजकिन हॉजकिन लिम्फोमा लिम्फोमा में और इंक्रीज दूसरा होता है उसमें। हॉजकिन लिम्फोमा टीबी में और सर्कोइडोसिस में ये इंक्रीज होती है, ये इस तरह है मैडम। सर्कोइडोसिस अच्छा में तो सबसे ज़्यादा इसका एमसीक्यू सर्कोइडोसिस के साथ आता है, लेकिन इसमें ये भी है कि हॉजकिन लिम्फोमा और टीबी में भी हो सकता है ये इंक्रीज, ओके लेकिन वो इतना स्पेसिफिकली नहीं होता तो मैडम इसलिए। ये सॉरी ये डिस्टर्ब ये पूछने के लिए, क्या साइकोडायसिस टीबी हॉजकिन क्या ये पॉइंट है? कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया इज एसोसिएटेड विद, हाँ जी ओके ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ये एमसीक्यू है आपके ना सीपीएसपी का, बायलैटरल लिम्फ नोड्स दिए होते हैं, सार्कोइडोसिस का एमसीक्यू दिया होता है हाइपरकैल्सीमिया के साथ। जी आगे। बस यही मैंने इतना किया है। पिगमेंटेशन के साथ आता है, ठीक है। अच्छा चलो, एक्सेस की वजह से हाइपरकैल्सीमिया नहीं पढ़ाया तो हेल्प हाइपरकैल्सीयूरिया, ठीक है। हाइपरकैल्सीयूरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टूपर सीन इन ग्रैनुलोमेटस डिजीज, इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी बाय एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस। तो कौन से मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड? अपना मैक्रोफेजेस एपिथेलॉइड वाले। अच्छा ये देख लो कि 125 को इनहिबिट, ठीक है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। जब ये बेसिकली क्या है बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास जिस तरह हम कहते हैं कि ब्लड में आपके पास ज्यादा हो गया है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ने फिर अपना मैकेनिज्म क्या करना है, जो आपका पंप है, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन पंप होता है आपका, उसको फिर इनहिबिट करेगा ताकि मजीद हाइड्रोजन नहीं हो। तो सेम चीज है कि अगर फंक्शनिंग ज्यादा हो जाए तो फिर वो इन नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट कर देगा, ठीक है, सारे मैकेनिज्म को, ताकि एक्सेस प्रोडक्शन ना हो। जैसे एल्डोस्टेरोन ज्यादा बन रहा है, उसने जाके नेगेटिवली इनहिबिट कर देना है। एफएसएच से आपके पास ज्यादा एफएसएच प्रोडक्शन हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक से आपका इनहिबिन उसको इनहिबिट कर देगा। तो सेम मैकेनिज्म्स होते हैं ये वाले। तो आप लोगों को जो रेगुलेशंस हैं इंशाल्लाह ये मैं कल कराऊंगी कि कौन से हार्मोन्स को कौन से जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये वो कौन, तो ये भी उधर ही कल हम रेगुलेशंस करेंगे, ठीक है। विटामिन डी कंप्लीट हो गया। विटामिन डी के बाद अब जल्दी से